कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 है ना या 5 है? 5 है तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। बस एक वो भी मुँह आप भिजवा दीजिएगा वो डस्टर। हाँ चल स्टार्ट कैसे बता दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी हमने लास्ट क्लास में एक कंक्लूजन किया था। ठीक है ओके। लास्ट क्लास में हमने एक कंक्लूजन किया था कि अच्छा सिंगल मेंबर कंपनी वो कंपनी है जिसका एक मेंबर हो, कोई मसला ही नहीं है, साइड पे कर दी। प्रॉब्लम आई प्राइवेट और पब्लिक, फिर पब्लिक को डिस्कस किया, अच्छे जो प्राइवेट ना हो। प्राइवेट में फिर कुछ कंडीशंस पढ़ी जिनमें हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी, लेकिन तीसरी अभी बात नहीं हुई थी। 2 कंडीशंस क्या थी? मेंबर की नंबर्स के ऊपर 2 to 50 और ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने कहा था अनलेस परमिटेड इन दी आर्टिकल, रूल बुक के अंदर हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे, एमओए एओए। एमओए कॉन्स्टिट्यूशन एंड एओए इज रूल बुक। हमने कहा था कंपनी ऑपरेट करेगी एज पर दी रूल बुक, यही बात पड़ी थी। अच्छा फिर ये कहा था कि अच्छा प्राइवेट कंपनी महरूने मिन्नत है, डिपेंडेंट है आर्टिकल्स के ऊपर, कि आर्टिकल्स अगर उसे इजाजत देते हैं तो ठीक है करो भाई ट्रेडिंग, लेकिन अब मसला है ट्रेडिंग करने जाएगी तो मार्केट अवेलेबल नहीं है, वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो थी। ठीक लाइकवाइज फिर हमने जब पब्लिक में आए थे, इफ यू रिमेंबर, तो हमने कहा 2 टाइप्स हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड। और फिर अनलिस्टेड को भी वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि मार्केट नहीं है। प्राइवेट अरेंजमेंट में सेलिंग हो सकती है, कर लो, लेकिन उसके लिए हमेशा लड़ाई होगी, डिस्प्यूट क्रिएट होगा ओवर दी प्राइस, जिसके लिए आप ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज या जो भी आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को हायर करोगे और वो सारा प्रोसेस परफॉर्म करे। बट ट्रेडिंग अलाउड है, एओए को देखना नहीं पड़ेगा, ये बात डिस्कस हुई थी। ओके देन लिस्टेड की बात हुई। लिस्टेड मींस आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड। मैं हल्का सा रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहीं से कुछ चीजें इन्फर करनी है। नंबर 1 तो हमने कहा था लिस्टेड कंपनी मींस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, उसके रेगुलेशन को फॉलो करे, तो अपने शेयर मार्केट में ट्रेड कर ले। एक डिजिटल मार्केट अवेलेबल है जो किसी टाइम पे फिजिकल मार्केट होती थी। मैंने ये भी शायद बताया था कि पहले बोलियां लगती थी, बट अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम या एटीएस सिस्टम की मदद से सेलिंग हो रही होती है। बायर सेलर दोनों डिजिटली अवेलेबल हैं उस ऐप के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सॉरी। ओके यहीं पे बस एक लास्ट 2 पॉइंट छोटे छोटे से। नंबर 1 देखो, कोई भी कंपनी है, उसके पब्लिक कंपनी है, उसके नाम के आखिर में लिमिटेड का वर्ड आपको हमेशा नजर आएगा बाय डिफॉल्ट। ये कंपनी चूज नहीं करेगी, बल्कि कंपनी अपना नेम चूज करेगी, आखिर में वर्ड लिमिटेड लिखा होगा। मल्टीपल एग्जांपल्स मौजूद हैं। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबीएल है ना। अच्छा वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या नॉलेज के लिए बता दूं कि यूबीएल इटसेल्फ, बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स जितने भी हैं, ये तमाम कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर इस्टेब्लिश होते हैं। 1962 इनका ऑर्डिनेंस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है कंपनी ऑर्डिनेंस। इसीलिए ये बाय नेचर, बाय लीगल स्टेटस क्या है? कंपनी। उसके बाद अलग बात है कि इनको रेगुलेट कौन करता है? स्टेट बैंक। बेटे आप आगे भी आ सकते हो अगर आप आने चाहो, यहां पे चेयर सेटअप कर लो अपनी। ओके कंफर्टेबल, इफ यू फील कंफर्टेबल। सो क्या बता रहा था, सॉरी। हाँ अब इसी तरह नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड नजर आएगा आपको। सो बाय डिफॉल्ट कोई भी पब्लिक कंपनी है, वालेकुम सलाम सर, उनके नेम के साथ क्या वर्ड यूज होगा? लिमिटेड। वो अपना नेम चूज करेगी, लिमिटेड खुद ब खुद लग के आएगा जब भी शेयर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा। मल्टीपल कंपनीज है, आप उठा के देख लो, जैसे जोंग है, पीछे बैक एंड पे तो कंपनी है सीएम पाकिस्तान लिमिटेड। बात समझ आ रही है? सो इस तरह नेम। अच्छा इसके अलावा और बड़ी एग्जांपल मैं सारी दे सकता हूं, ठीक है, जरूरत नहीं है अब इससे ज्यादा, आप खुद सोचते हो। लिस्टेड जितनी भी है वो पब्लिक है, राइट? तो आप किसी भी लिस्टेड को उठा के देखो, उसके नाम के साथ लिमिटेड लिखा होगा। लेकिन क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये लिस्ट नेम, देखो बाय नेम देख के पता लग जाएगा ये लिमिटेड कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, लेकिन कंपनी का नाम देख के ये पता नहीं चलेगा ये लिस्टेड है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल हमने पढ़ी नेस्ले पाकिस्तान, ऐसे ही है जी, ये विजिबल है आप लोगों को? ये मैं थोड़ा ऊपर करके लिखूं, नेस्ले पाकिस्तान से लिमिटेड। चलो सुन भी लो, खैर नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड। हम एक और फीचर यूज करेंगे और लेटर ऑन टेस्ट करते हैं इसको। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड नाम से ये तो पता चल रहा है ये पब्लिक कंपनी है, बट ये कहीं पता नहीं चलेगा कि ये लिस्टेड है कि नहीं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है।
गॉट माई पॉइंट। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो बाय डिफॉल्ट उसके नाम के साथ लिखा आएगा प्राइवेट लिमिटेड। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने आपको वैसे तो सर्टिफिकेट दिया भी है, लेकिन एक सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल ये वाला नहीं, हम लेटेस्ट सर्टिफिकेट देखते हैं। ये तो मैंने आपको हैंड ओवर किया हुआ है, राइट? ऐसे ही है ना? वैसे इसमें से भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को हैंड ओवर किया हुआ। ये हमने उस दिन कंपनी का सर्टिफिकेट देखा था, तो हम इसी का सर्टिफिकेट दोबारा देखते हैं विजिबिलिटी के ऊपर। ये विजिबल है सबको? तो ये देखो, ए गफार ट्रेडिंग उसका नाम है, प्राइवेट लिमिटेड उसके नाम के साथ बाय डिफॉल्ट अटैच हो रहा है। सो प्राइवेट उन तमाम कंडीशंस को हाईलाइट कर रहा है और लिमिटेड ये हाईलाइट कर रहा है कि इस कंपनी की इसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। ज्यादा ही बात, इसीलिए कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर बाउंड कर दिया गया कि नाम के साथ ये वर्ड अटैच होंगे। गॉट माई पॉइंट? और इसी तरह अब दो चीजें हो गई, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, तो इसका मतलब नाम देख के आइडिया हो जाएगा कि ये लिमिटेड है कि नहीं, और सॉरी ये प्राइवेट है कि नहीं। अब एक और सर्टिफिकेट देखो DW एंटरप्राइज, ये कंपनी का नेम है, आगे क्या लिखा हुआ है? SMC प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। सो सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड आएगा जो कि डिपिक्ट करेगा अच्छा इसके मेंबर्स कितने हैं और इसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। पहले किसी टाइम पे अनलिमिटेड कंपनीज का कॉन्सेप्ट मौजूद था, अब एग्जिस्ट, उनको ट्रांसफॉर्म कर लिया गया, उनको एक पीरियड देके, ट्रांजिशन पीरियड देके सबको ट्रांसफॉर्म कर लिया गया इनटू लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है? कि लायबिलिटी लिमिटेड है ऑफ द मेंबर्स अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। जी बेटा सवाल। हाँ जी, ऑब्वियसली उसकी पहली बात, अच्छा ये बात समझो, उसकी आइडेंटिटी भी डिफरेंट है। उसकी सिंगल एंड, फॉर एग्जांपल सलमान की एक कंपनी होती है, तो सलमान की अपनी पर्सनल लीगल आइडेंटिटी है इंडिविजुअल के तौर पे, और एक आइडेंटिटी उसकी कंपनी की भी मौजूद है जो कि सेपरेट है फ्रॉम माय पर्सनल। ओके ओके जी, और एनी क्वेश्चन? सब क्लियर हो रहा है? इसका मतलब नाम देख के, जी जी बेटा सवाल। सारी टाइप्स में कॉमन क्या होगा? लायबिलिटी लिमिटेड है, हाँ ये कॉमन है। बाकी कुछ फीचर्स आगे चलते चलते बताऊंगा ना। अच्छा देखो, मैंने इससे पहले भी शुरू में, शायद उस वक्त बहुत वेग था ये बात कहना, लेकिन कही थी कि यार बेटा ऐसा ऐसा एग्जामिनर आपको डॉज करेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी लॉ में मौजूद हैं जो प्राइवेट पे अप्लाई होती हैं लेकिन पब्लिक पे अप्लाई नहीं होती, या वाइस वर्सा, पब्लिक पे अप्लाई होती हैं प्राइवेट पे अप्लाई नहीं होती। लॉ लिखता ही ऐसे कि प्राइवेट कंपनी मस्ट डू दैट, अदर्स आर नॉट अलाउड टू डू, सपोज, ठीक है? या मस्ट डू दैट का वर्ड इस्तेमाल कर लेता है, जो भी है। मस्ट का वैसे वर्ड इस्तेमाल करते नहीं, उसका लिखने का अंदाज और होता है, एक्सेप्शनल केसेस में लिखता है, ठीक है? ऑल प्राइवेट कंपनीज विल डू दैट एक्सेप्ट द ब्ला 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 ब्ला। तो एक्सेप्शन का क्लॉज यूज करता है कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे। तो बहुत से लॉ में ऐसी जगह मौजूद है, किसने क्वेश्चन पूछा था, सॉरी, लॉ में बहुत से ऐसे जगह मौजूद है, बहुत से ऐसे सेक्शंस मौजूद हैं जिनमें क्लियरली डिफाइन किया गया ये प्राइवेट कंपनी करेगी, पब्लिक नहीं करेगी, या पब्लिक करेगी प्राइवेट नहीं करेगी, ठीक है? जिस तरह एक मीटिंग होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जब मीटिंग्स का आगाज करेंगे तब पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं भाई पब्लिक करेगी, प्राइवेट नहीं करनी, ठीक है? सो ऐसा क्लियर आपको आएगा, डिक्लेरेशन आएगा उसकी तरफ से। जी ये क्लियर हो गया। अच्छा इसके साथ ही एक और पॉइंट, ये तो एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, हम आगे चल के एक ऐसे सेक्शंस पढ़ेंगे, मैं कहानी चूंकि स्टोरी टेलिंग की शक्ल में स्टोरी टेलिंग कर रहा हूं, तो मैं फिर बता देता हूं साथ ही कि अच्छा भाई बोर्ड भी लगाना है, आपने अपना नेम जो है वो क्लियरली विजिबली बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट करना है। आपकी कंपनी के बाहर एक बोर्ड लगाओ बहुत सी कंपनीज को फॉलो करती हैं, बहुत सी नहीं करती, क्योंकि एससीसीपी जो है बीइंग अ रेगुलेटर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इस कदर पेनलाइज नहीं करता, ठीक है? सो बड़ा ट्रांसपेरेंट सा अदारा है, पैसे नहीं बना रहा उस तरह, ठीक है? सिर्फ लीगल फीसेस कलेक्ट कर रहा है। सो इस वजह से बहुत रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, पेनलाइज नहीं करता इस तरीके से जिस तरह बाकी करते हैं, ठीक हो गया? चलो, सो लेकिन रिक्वायरमेंट मौजूद है लॉ में कि भाई आप वहां पे मेंशन करेंगे। क्लियर? चलूं आगे। और एक चीज और प्रैक्टिकली है, बस यहां पे समझते हुए आगे चले जाओ कि याद रखना ब्रांड नेम इज समथिंग डिफरेंट, ब्रांड इज समथिंग डिफरेंट, और पीछे बैक पे जो कंपनी है वो डिफरेंट होती है। समटाइम एक कंपनी एक से ज्यादा ब्रांड्स भी होल्ड करती है।
सो ये बात याद रखिएगा, ब्रांड की लीगल आइडेंटिटी क्या होती है अगर देखा जाए तो वो सिर्फ एक आईपीओ, एक अदारा है आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम अक्सर कहते हैं यार ये मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड है, ये मेरा नेम रजिस्टर्ड, आपने ऐसे लफ्ज सुना होगा, लीगली रजिस्टर्ड है। तो एक अदारा है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसको रजिस्टर कर लेता है, किसी और को ये नाम इस्तेमाल नहीं करने देता, बट इससे ज्यादा इसकी लीगल स्टेटस कोई नहीं है। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं और क्लोज करूंगा, आउटफिटर, फेमिलियर हो इस ब्रांड से? आउटफिटर इज एक्चुअली अ ब्रांड, पीछे बैक एंड के ऊपर लॉफ्टेक्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके इससे एक से ज्यादा ब्रांड्स हैं, लेकिन वन ऑफ देम वो क्लिक कर गया मार्केट में, और इस वक्त आप काफी फेमिलियर हो, रिटेल इंडस्ट्री में क्लिक कर गया तो बहुत फेमिलियरिटी मिल गई, लेकिन बैक एंड के ऊपर कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन कुछ के नाम अपने नाम उनकी कंपनी के साथ भी मैच करते हैं, जिसका निशात है, ब्रांड भी है, कंपनी भी एग्जिस्ट करती है, राइट? इसी तरह सफायर ब्रांड भी है, कंपनी भी यही नेम से है। सो ऐसा भी होता है कई दफा बाय चांस कि आपको ऐसा क्लिक मिल जाता है कि आपका नेम ही आपकी ब्रांड बन जाता है, बट समटाइम्स आपके ब्रांड सेपरेट होते हैं, उनकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, सिर्फ वो ये है कि आपका लीगल राइट होता है कि कोई और यूज नहीं कर सकेगा। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते आप सफायर खोल के बैठ जाओ, अगले दिन ही नोटिस आया होगा। बात समझ आ रही है? हाँ चलें। हाँ वो अलग बात है, कुछ जगहों पे जहाँ तक लॉ नहीं पहुँच पाता वहाँ पे आप जो मर्जी करते रहें, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वहाँ पे लॉ ने इजाज़त दे दी। जिस तरह कभी आपका जीटी रोड या मोटरवे से कभी गुजरने का इत्तेफाक हुआ हो, तो जो लोकल, अगर जीटी रोड से हुआ हो, मोटरवे तो छोड़ दें, जीटी रोड के ऊपर अक्सर लोकल शॉप्स आती हैं, ट्रक शॉप्स जो बीच में बनी होती है, लोगों ने बनाई होती हैं, उसी गांव के बाहर कोई शॉप बनी होगी और आप रुक के वहाँ से कभी लो, तो आपको वहाँ से मल्टीपल ऐसी चीज़ें मिलेंगी। जैसा मुझे याद है, मेरे एक इत्तेफाक रहा के सुपर मिला, तो उन्होंने कहा चलो यार यही बिस्किट ही पकड़ लो, और बाद में पता लगा उसमें सुपर, वो खाने पे बाद रियलाइज हुआ वो ये वो सेम क्वालिटी नहीं है, तो पता लगा सुपर के अंदर 2 ओ ज़्यादा हैं गालबन, ठीक है? प्रिंटिंग भी सेम, लेबलिंग भी सेम, पैकेजिंग भी सेम, जबकि ये अलाउड ही नहीं है, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं ये, और ये इलीगल अंडर द लॉ, ठीक है? सो अगर इलीगल है तो फिर किस तरह, लेकिन वो क्या है कि उसका क्वांटम ही इतना बड़ा नहीं होगा कि कंपनी को फर्क पड़ता हो। बात समझ आ रही है? कंपनी बिलियंस में कमा रही है और वो चंद हजार कमा रहा होगा, इससे कंपनी की जात पे फर्क, हाँ कोई क्लिक कर जाएगा तो देन ऑब्वियसली केस फाइल होगा। बात समझ आ रही है? ऐसा भी एक दफा एक केस में हुआ कि मैंने सेम नेम आप रख नहीं सकते कंपनी का। अब इमार जो दुबई का बहुत बड़ा ग्रुप है कंस्ट्रक्शन का, हमने कंपनी रजिस्टर की मेरे क्लाइंट ने इमार के नाम से, और वो रजिस्टर्ड हो गई। शायद एससीसीपी का ऑफिशियल जो था उसने केयरफुली चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, रिव्यू नहीं किया, उसने रजिस्टर कर दी। 1.5 साल बाद उनको याद आया, जब इमार वालों ने रिव्यू किया, उनकी कोई इस्लामाबाद में सब्सिडरी थी, उन्होंने देखा कि एक और कंपनी एग्जिस्ट करती है, उनको क्लिक हुआ कहीं से, आई डोंट नो किस प्लेटफॉर्म से, उन्होंने डायरेक्ट केस फाइल किए 2, एक हमारे क्लाइंट पे, एक एससीसीपी के ऊपर। उसने खाली क्लाइंट को नहीं लगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रजिस्टर करने की, भाई वो तो इंडिविजुअल है, वो तो कुछ भी अप्लाई कर सकता है, रेगुलेटर तो तुम हो। तो फिर उसके डर के मारे उसने फौरन से पहले एससीसीपी ने बगैर पूछे समझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कंपनी का नेम शिफ्ट करके नया सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब मेरा क्लाइंट कह रहा है मेरा नेम इतना इंपॉर्टेंट और इतना वो है, मैं इसको बेच सकता था, नाम को चला नहीं रहा था, कंपनी बनाई नहीं, कभी नाम लेके रखा हुआ था। तो फिर उसको समझाया बड़ी मुश्किल से कि भाई नाम तूने गलत लिया था और एससीसीपी की गलती थी। तो ऐसा भी होता है समटाइम्स, ठीक है जी? चलो आगे चलते हैं। सो लास्ट एक पॉइंट था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे, किसी को बोलना यार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक ऑफरिंग। भाई पैसा कलेक्ट करना है, पब्लिक को ऑफर करनी है, सिंपल एज दैट। ऑफर क्या करनी है भाई? पैसा उठाना है, और क्या करना है? कंपनी ने फंड रेजिंग करनी है। देखो इसका बहुत आसान सा एक वो बताता हूँ। आप लोग कॉलेजेस में जब आपने एडमिशन लिया होगा इंटर में, तो आपको प्रोस्पेक्टस दिया होगा जिसमें आपने सिर्फ तस्वीरें देखी होंगी और आखिर में से फॉर्म निकाल के जमा करा दिया होगा, ठीक है? इससे ज़्यादा हमने जहमत नहीं की होगी प्रोस्पेक्टस में था क्या। क्या होता है वैसे प्रोस्पेक्टस में? कोई भी रफ, हाँ ठीक है, ओके, और प्रोग्रेस वगैरह, अच्छा देखो जी जी, ओके, और कुछ किसी ने ऑब्जर्व किया? एक्चुअली वो प्रोस्पेक्टस है क्या? वो एक सेलिंग डॉक्यूमेंट है, वो एक सेलिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, अपने
अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं उसको नहीं कहना चाहता, लेकिन हम अज्यूम करते हैं। गर्म है बेटे, गर्म, चलो थैंक यू, गर्म करते हैं, थैंक यू। अच्छा क्या बता रहा था, सॉरी। हाँ, कॉलेज को मैं फिलहाल के लिए बिजनेस कहने लगा हूं, ठीक है। सो कॉलेज एक बिजनेस कर रहा है और आने वाले तमाम स्टूडेंट्स उसके कस्टमर हैं। सो वो उनको अपना एक सेलिंग डॉक्यूमेंट शेयर करता है जिसमें वो अपने दी बेस्ट फीचर्स बताता है। मेरे फैकल्टी क्या हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, हमारे पास कॉरिडोर्स कैसे हैं, ग्राउंड्स कैसी हैं, और बला बला, हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, हमारे लास्ट कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो कभी कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं, बला बला, हिस्ट्री पूरी एक्सप्लेन करती। वो सेलिंग डॉक्यूमेंट, उसे प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। पब्लिक ऑफरिंग में सबसे पहला डॉक्यूमेंट यही बनता है कंपनी के केस में। कंपनी भी अपने फीचर्स बताती है। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूं, तुमसे पैसा मांगू, से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट मांगू से 500 मिलियन की, और रिज्यूम करो आप इस काबिल भी हो कि आप दे सकते हो, अज्यूम करो आप दे भी सकते हो, ठीक है। 500 मिलियन दोगे मुझे बगैर किसी पूछताछ के? एज ए इन्वेस्टर सोचना प्लीज, एज ए स्टूडेंट ना सोचना, एज ए इन्वेस्टर सोचो। मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं, भाई भी हूं ना, तब भी बगैर सोचे समझे दोगे इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी? नहीं। क्या कहोगे? इन्वेस्टिगेट करोगे ना कि कंपनी इस काबिल है भी कि नहीं, मेरा 500 मुझे वापस मिलके मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीइंग अ लेंडर भी अगर पैसे दे रहे हो तब भी आप ये सोचते हो यार इंटरेस्ट रेट वही कमाना है ना, बैंक्स ने तो वही कमाना होता है। बैंक कहेगा यार क्या मैं इंटरेस्ट रेट कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, इसकी इतनी औकात है कि नहीं है कि दे पाए, फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी है कि नहीं। मेरी बातें समझ आ रही हैं? सो पब्लिक से भी जब फंड रेजिंग करने जाते हो तो आप उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, उसका पूरा रेगुलेशन है पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन, जो आपके कोर्स का हिस्सा है सीफैब लेवल के ऊपर, अभी नहीं है। तो अभी तो सिर्फ ये समझाना है कि क्या आप पब्लिक ऑफर कर सकते हो, पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हो, उनको प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो? नहीं। एज अ प्राइवेट कंपनी नहीं, फंड रेजिंग नहीं कर सकते। फंड रेजिंग आपको अलाउड नहीं। आप लैंडिंग कर सकते हो, लोन ले सकते हो बैंक से, बट आप इक्विटी पार्टनर इकट्ठे नहीं कर सकते। कुछ बात समझ आई? पब्लिक ऑफरिंग का वर्ड समझ आया कि पब्लिक को ऑफर करने की इजाजत मौजूद नहीं है। तो अगर पैसा इकट्ठा करना हो तो क्या करें? ओके, अगर सपोज फॉर एग्जांपल इक्विटी पार्टनर इकट्ठा करना है, फिर क्या करें? स्टॉक एक्सचेंज जाएगा, वो तो मार्केट है बेटे, उसका इससे क्या ताल्लुक है? हाँ, पब्लिक होना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्राइवेट डायरेक्ट मुंह उठा के लिस्ट रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, उसे पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यस, कंपनी अपनी लाइफ, ऐसी कंपनीज मौजूद हैं पाकिस्तान में जो अपनी लाइफ में प्राइवेट से पब्लिक में और पब्लिक से लिस्टेड में कन्वर्ट हुई। मल्टीपल कंपनीज पाकिस्तान में मौजूद है, ग्रोथ के साथ साथ इस स्टेज तक पहुंची, ठीक है। सो मल्टीपल कंपनीज डिपेंड ऑन, ठीक हो गया। सो जब वो अच्छा, एक वर्ड और बड़ा मार्केट में चलता है आईपीओ के नाम से। हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये वो वाला दायरा नहीं है जो मैंने अभी बोला, वो अलग चीज है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बहुत सिंपल सी बात है यार। पहली दफा पैसा मांगने जाओगे उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, और सब्सीक्वेंटली जाओगे तो पब्लिक ऑफर कहते हैं। यानी पहली दफा प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, पैसा रेस करना है, जिस तरह रिसेंट टाइम्स में मैं ये कहूं कि जज़ाकल्लाह, रिसेंट टाइम में मैं ये कहूं कि एयर लिंक कम्युनिकेशन ने बैक इन माई बी 1 और 2 ईयर्स बैक, एयर लिंक कम्युनिकेशन ने अपने शेयर्स पब्लिक किए, ठीक है। सो वो पहली दफा था, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। इज दैट क्लियर? और अगर अगली बार दोबारा रेस करने जाएगी और पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी है तो फिर सेकंड पब्लिक ऑफर बन जाएगी, इसमें लेकिन आईपीओ नहीं कहलाएगी, सिर्फ पीओ कहलाएगी। गॉट माई पॉइंट? ओके जी। सो ये है जी। तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी का तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये हुई कि पब्लिक ऑफरिंग नहीं इजाजत जी। खत्म जी, क्लियर। सो अब हमारा जो था पूरा डिस्कशन वो मुकम्मल हो गया। यहां तक कोई क्वेश्चन प्लीज आप लोगों का, या माइंड में कुछ भी आ रहा है तो डिस्कस करो, ये सब क्लियर है? जी जी। वो बेटा वो अदारा है, लिखते हम आईपीओ क्योंकि शॉर्ट फॉर्म यही बनती है, वो अदारा है। इसका मतलब सिर्फ एब्रीवेशन को कंफ्यूज कर रहे हो आप। वो अदारा है, वो ब्रांड्स रजिस्टर करता है आपके, ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करता है, फॉर्मूलाज, ये वो सब कुछ वो रजिस्टर करेगा। पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेटा मार्केट प्लेस है जहां पे बायर सेलर दोनों अवेलेबल है, शेयर बेचने वाला भी, शेयर खरीदने वाला भी।
और वो मार्केट ये पॉसिबल करती है कि अच्छा दोनों एक टाइम पे ट्रेडिंग कर सके, और उनका जो सिस्टम है जो चलता है वो ATS के नाम से चलता है। ठीक है, जैसे आप दराज पे कभी शॉपिंग किया आपने? नहीं। चलो कोई और प्लेटफॉर्म पे कभी शॉपिंग की हो, किसी ऑनलाइन कभी शॉपिंग की है? नहीं। अच्छा कभी, चलो आज आगे करके देखिए। तो इनफैक्ट वो मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस जहां आप जाओगे तो आप बीइंग अ सेलर जा रहे हो तो कोई एज अ बायर आ रहा है, सिंपल एज दैट। ठीक है जी। एक ही बात है, पब्लिक ऑफर में करना क्या है? शेयर ही तो बेचने हैं। मैं आपसे पैसा उठाऊंगा तो बदले में क्या दूंगा? शेयर सर्टिफिकेट, सिंपल। तो शेयर ऑफर करना, पब्लिक ऑफर करना एक ही बात। पब्लिक ऑफर से वर्ड से मुराद ये है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ऑफर मारना। प्राइवेट अरेंजमेंट में तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं ना, जितना मर्जी से पैसा उठाओ। मैंने अभी बोला, जैसा हमने इससे पहली वाली जो बात डिस्कस की थी यहां पे कर, जब इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे तो वो यही तो किया था। प्राइवेट अरेंजमेंट में अगर आर्टिकल इजाजत दे रहा है तो जो मर्जी करो, जिस मर्जी दोस्त को बेचो, उसको कुछ दिखाओ ना दिखाओ, वो कहे मैं आप पे अंधाधुंध इत्मीनान करता हूं, ठीक है दे पैसा, कोई मसला नहीं। लेकिन पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है तो कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। प्राइवेट तो बिल्कुल नहीं कर सकती, पब्लिक में कन्वर्ट होके भी एक पूरी रिक्वायरमेंट है, पहले कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर जाके आप वो प्रोस्पेक्टिव। कॉलेज में तो दिल में आए जो मर्जी छाप दे, टीचर बेशक क्वालिफाइड ना भी हो तब भी लिख दे साथ कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सपोज अज्यूम कर, वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती, वहां इन्वेस्टर बैठा है, उसने फंड इन्वेस्ट करने हैं। कंपनी के केस में ये डॉक्यूमेंट छपने से पहले कमिश्नर की अप्रूवल आती है, पहले आप कमिश्नर को भिजवाते हो, वो अप्रूव करता है, देन पब्लिश होता है, अदरवाइज नहीं। हम पढ़ेंगे, हमारे कोर्स का हिस्सा है, थोड़ा सा हल्की सी झलकी है हमारे कोर्स के हिस्से में। कर सकते हैं ना बेटे, जिससे हमने कहा आर्टिकल में इजाजत है, आप करना चाहें आप कर लें, इंक्रीज करते रहे मेंबर्स, कोई मसला नहीं है। इस केस में ना मैंने ये कहा था एग्जिस्टिंग वाला नहीं बेचता, मोस्टली जो प्रैक्टिकल चलता है ना, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो यूं होता है कि प्राइवेट कंपनी चल रही है एक फंड के साथ, मजीद फंड्स की जरूरत पड़ गई एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो किसी इन्वेस्टर को ढूंढा जाता है। से फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टर अवेलेबल है 500 मिलियन के साथ, तो हम इसको कहते हैं तू आजा कंपनी के अंदर, तो इसका 500 मिलियन न्यू शेयर इशू करते हैं और इसको अपना मेंबर बना लेते हैं। इस तरह होता है यूजुअली, अपने कोई नहीं बेचता, ट्रांसफर कोई नहीं करता। हाँ हाँ, अनलिस्टेड के पास नहीं, कैसे रहेंगी? तो ये प्राइवेट मेंबर्स को सेल करती है, प्राइवेट अरेंजमेंट में, यस, मेंबर ना बोलो ना, गलत हो जाएगा, प्राइवेट अरेंजमेंट में जी कर सकती है। और इसकी फिर शेयर प्राइस भी इस तरह डिटरमाइन होगी जैसे उनसे बिल्कुल वही है, सेम प्रॉब्लम्स। फिर प्राइस डिस्प्यूट क्यों आएगा बेटे? पब जब मार्केट नहीं है तो कोई क्यों ट्रस्ट करे कि आपकी औकात क्या है? शेयर प्राइस क्या डिटरमिन कर रही है, या आपकी शेयर कैपिटल, आपकी इक्विटी क्या डिटरमिन करती है, आपकी वर्थ क्या है? अब नेट वर्थ आपने निकालना, नेट वो निकालना सीखा हुआ है, नेट वर्थ जो इक्विटी निकालते थे आप, पोर्शन शेयर कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करके एक टोटल आता था। अकाउंटिंग में नहीं ऐसा किया यार? बेसिक अकाउंटिंग में किया होगा, शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। चलो ड्राइंग नहीं होती, कंपनी में से पैसा नहीं निकलता, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मिक्सचर सा अजीब सी चीज़ें पढ़ के आ गए हो I2B में, उसमें PRC में। पहली बात समझा दूं, देखो समझो, कंपनी के फंड्स कंपनी के हैं, उसमें से पैसा ने ड्राइंग की शक्ल में नहीं निकल सकता। ये जो ड्राइंग की शक्ल में पैसा निकालते हो ना आप, ये अदर देन कंपनी को, इंडिविजुअल अपने अकाउंट्स बना रहा है तो बना लो। आप सब कुछ सीखते कंपनी वाला हो, ठीक है, बीच में ये जो ड्राइंग्स वाला वर्ड है ये आप सीख लेते हो, ऐसा नहीं होता। कंपनी से जब भी पैसा निकलेगा रिटर्न की शक्ल में निकलेगा, अदरवाइज कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता कि आप पैसा निकालो, कंपनी का पैसा नहीं निकल सकता। तो फिर किस सूरत में निकलेगा? शेयर होल्डर को क्या दें, कैसे रिटर्न दें? डिविडेंड की शक्ल में। इसलिए आपने देखा होगा लिस्टेड कंपनीज क्या करती हैं, इंटरम डिविडेंड भी देती हैं, फाइनल भी देती हैं, 6 महीने बाद भी देती हैं, 12 महीने बाद भी देती हैं। वो क्यों देती हैं? उन्हें पता है इन्वेस्टर को रिटर्न करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और किसी का क्वेश्चन जी? ये पाकिस्तान के लिए है सर, इंटरनेशनल, लेकिन ये बहुत केयरफुल है। एक चीज़ मैंने जरूर ऑब्जर्व किया, आप कोई ब्रांड रजिस्टर करना चाहते हो, अगर वो रिजेंबलेंस में है, इवन आपका SCCP भी, ये दोनों इदारे अब इतने केयरफुल हैं, जब तक फिजिकल सिस्टम चलता था तब तक पता नहीं चलता था, एक फॉर्म पे छप के आ गया, पता ही नहीं है कि यार ये है या नहीं है। अब उनके पास इतना रिकॉर्ड मौजूद है कि एक तो वो ये चेक करते हैं एग्जिस्टिंग से, प्लस वो ये भी चेक करते हैं कि इंटरनेशनल ना हो। ठीक है, ये भी चेक करते हैं कि इस जैसा ब्रांड
एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। कोई ऐसा नाम देते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे तो है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, तभी वो रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने एक टाइम पे कंपनी का नेम सजेस्ट किया था, तो मेरी रिजेक्शन हुई थी इस बिना पर कि ये ऐसा ब्रांड जो है सऊदीया में एग्जिस्ट करता, तो रिजेक्शन आ गई थी। एक्सप्लेनेशन देते हैं, मुंह उठा के रिजेक्ट नहीं करते, आपको प्रॉपर्ली एविडेंस देते हैं कि ये बिना है, ये रीजन है जिसकी बिना पर हम आपका नेम जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन फायदा फर्क कोई पड़ता नहीं है, लेकिन आईपीओ इतना केयरफुल, आईपीओ और एसईसी भी दोनों प्रैक्टिकली इतने केयरफुल हैं, अलाउ नहीं करते, ताकि किसी कल को उन्होंने इदारे पे भी तो केस फाइल करना है, जैसे मैंने आपको अभी एक केस सुनाया कि एसईसीपी पे केस फाइल कर दिया, तो लोग कर देंगे ना, गलत हो जाएगा जी। तो ये जिस तरह वाईएसएल है, वो कौन सा है? वाईएसएल जो है, हाँ, तो वो इंटरनेशनल लेवल वाईएसएल, जी, जो व्हील्स हैं ओके, अच्छा, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे है। हम्म, तो पाकिस्तान में एक भी उसकी ब्रांच नहीं थी, ना ही कोई शॉप थी। हाँ, तो अभी रिसेंटली जो है ना, ये डॉलमेन में ओपन हुई है। हाँ, एक अरमानी हो गया, जो अरमानी, ठीक है। वाईएसएल, तो दो तीन इस तरह इंटरनेशनल ब्रांड है जो सिर्फ पाकिस्तान में एक ही है, तो वो भी रिसेंटली ओपन तो हुई है। कोलैबोरेट कैसे किया ना, इंटरनेशनल? कोलैबोरेट किया ना किसी के साथ, यहाँ पे लोकल के साथ, या तो पार्टनर जेवी किया, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर किया, या पार्टनरशिप की, फिर ही एंटर हुए मार्केट में। या समटाइम्स ऐसे भी है जो डायरेक्ट एंटर होते हैं मार्केट में, खुद मार्केट में एंटर होते हैं, जरूरत नहीं है किसी के साथ जेवी करने की, ठीक है। जैसा ईवाई का, आपने रैपिड के ऑफिस का नाम सुना है? ईवाई रैपिड का बहुत ज्यादा नहीं, चलो, ईवाई एक तो फर्म है ना जो आपकी ऑडिट फर्म है, वो तो एक पार्टनरशिप फर्म है। ईवाई रैपिड के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड है, ईवाई की ही रजिस्टर्ड कंपनी है पाकिस्तान में, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और अनक्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को जॉब्स दे रही है, और बाहर के जितने काम थे आउटसोर्स करके यहीं से करवा रहे हैं। मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक ईवाई रैपिड का तो नहीं, केपीएमजी का भी इसी तरह ऑफिस है लोकल, कराची में 900 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो लोकली रजिस्टर्ड है, सो कर सकते हैं, ब्रांड लोकली भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को आके, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, उनके साथ कैसे करते हैं? इंटरनेशनल खुद भी आ सकता है ना, कोलैबोरेट करके, खुद भी तो इन्वेस्टर आ सकता है, क्यों नहीं आता? मल्टीपल पाकिस्तान में कंपनी ऐसी मौजूद हैं जिसमें लोग फॉरेन इन्वेस्टर है, क्यों नहीं है बेटे। मेरी जो लास्ट कंपनी थी जिसमें मैंने कभी जॉब की, रेडोल्फ में, रेडोल्फ के अंदर जो कंपनी थी वो रेडोल्फ जर्मनी की सब्सिडरी थी हमारी, 51% शेयर होल्डिंग थी शुमन और डॉक्टर शुमन की, और वो कहने को जर्मनी के एक फैमिली मेंबर है, बाप बेटा है, ठीक है, शुमन और डॉक्टर शुमन बाप बेटा है, और दोनों की बिजनेस है, और 28 कंट्रीज के अंदर बिजनेस है इंक्लूडिंग पाकिस्तान उस टाइम पे, आपका तो नहीं मुझे पता कितना एक्सपैंड हो गया होगा। सब्सिडरीज हर कंट्री के अंदर उनका ये रूल है कि 51% होल्डिंग जो है वो जर्मनी ने होल्ड की हुई है, तो कंट्रोल तो उनके पास है, बात समझ आई? तो इंटरनेशनल ब्रांड जब पेनिट्रेट करना चाहता है तो क्यों नहीं कर सकता, कौन रोकेगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसको बुरी लगती है, किस कंट्री को बुरी लगती है? आप जाके खोलना चाहो, आपका एक ब्रांड है ना, वो कौन सा, नेशनल फूड्स वाले, उन्होंने खोले ना, मेरे नज़रों से गुजरा इसलिए बोल रहा हूँ, उसके अलावा भी एक दो ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल ब्रांचेस खोली हैं, मे बी, मुझे इस तरह नॉलेज नहीं, बगैर चेक किया। वो भी मल्टीपल ब्रांड्स है ना, अब आप इस तरह सबकी नॉलेज तो मुझे नहीं होगा, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, सबका नहीं होगा, लेकिन कुछ का मैंने आपको बता दिया रेफरेंस के लिए। तो आप जाके जब कर सकते हो, जब दुबई जैसी कंट्री आपको कहती है फॉरेन इन्वेस्टर वीज़ा ले लो, गोल्ड वीज़ा ले लो, गोल्डन वीज़ा, तो वो क्या है, इन्वेस्टर वीज़ा है। लाइक वाइज सऊदीया ऑफर करता है आपको इन्वेस्टर वीज़ा, तो हैं पैसे तो जाओ लगाओ, इन्वेस्ट करो, रहो वहाँ पे, ठीक है। तो जब वो अलाउ करे तो अभी सबको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसको बुरी लगती है, किस कंट्री को बुरी लगती है? चलो आगे चलें, आई थिंक रेलिवेंट, और कोई क्वेश्चन किसी का रेलिवेंट? सब ओके है, चलो जी आगे चलते हैं जल्दी से। अच्छा जी, एक कंपनी रह गई, पब्लिक सेक्टर, मैंने वर्ड लिखा, नाम से जाहिर हो रहा है थोड़ा सा, तो नीचे उसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर या पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी भी बोला जाता है, आजकल जो मोस्ट कहते हैं ना कॉमन नेम यूज किया जाता है इनके बारे में, या फेमिलियर नेम, वो पीआईसी है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। देखो, इसको समझाने से पहले ना थोड़ा सा बोर्ड को मैंने पहले भी समझा दिया, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेश करवा रहा हूं। शेयर होल्डर वो है जो इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, राइट? और मैंने ये भी समझाया था कि मल्टीपल कंपनीज ऐसी मौजूद हैं जिसमें शेयर होल्डर खुद ही ऑपरेट कर रहा है, मैनेजमेंट भी खुद ही संभाल रहा है, और बहुत सी ऐसी हैं जिसमें वो आराम से बैक सीट पे बैठा हुआ है और कह रहा है चलाओ भाई डायरेक्टर्स साहिबान आप चलाएं, हम सिर्फ प्रॉफिट खाएंगे, हम सिर्फ डिविडेंड लेंगे, रिटर्न कमाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? मैंने अमेजॉन की एग्जांपल दी थी,
ठीक है, कि भाई सीईओ साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी जेफ बेजोस ने अपनी सीट छोड़ दी कि भाई 27 साल उसने काम किया है, लेकिन अब अपनी सीट छोड़ के एंजॉय कर रहे हैं कि भाई इतना पैसा है कि ठीक है तुम लोग चलाओ, मैं सिर्फ एज अ शेयर होल्डर खाता हूं। बात समझ आ रही? तो शेयर होल्डर और डायरेक्टर दो डिफरेंट पोजीशंस हैं का, और इजाजत है कि एक कंपनी में एक पर्सन दोनों पोजीशन होल्ड करना चाहता है, कर ले, कोई फर्क वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो अब हम बस ये पढ़ने लगे हैं कि ऐसी कंपनीज जिसके अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेती है, गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेती है, उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। बात समझ आई? गवर्नमेंट कंट्रोल। अब कंट्रोल देखो, मैं अक्सर इसको यूं एग्जांपल देता होता हूं कि एक व्हीकल है, वो आपकी ऑनरशिप में हो तो आपके कंट्रोल में है, या फिर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो तो आपके कंट्रोल में है। तो लाइकवाइज गवर्नमेंट भी दोनों तरह से कंट्रोल लेती है, तो दोनों में से किसी एक तरह से भी ले ले तो हम उसे कहेंगे ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल, या तो वो ऑनरशिप एक्वायर कर ले अभी आसानी के लिए बोल रहा हूं 51% पे, 50-50 पे तो डिवाइड हो गया ना, लड़ाई हो गई कौन ऑनर है। 51 1% भी ऊपर आ गया मतलब कंट्रोल आपके पास आ गया। अभी इतना समझिए, बाद में समझाऊंगा अच्छा फर्दर इसको किस तरह चेक करते हैं। 51% शेयर होल्डिंग अगर आपने ले ली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो मतलब वो अदारा किसका है? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड अदारा। 51% शेयर होल्डिंग तो गवर्नमेंट कंट्रोल अदारा है, गवर्नमेंट के नक्शे कदम पे चलेगा, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलेगा। बात समझ आ रही? जिस तरह अभी पीआईए बिक गई, बिकने से पहले एक सारी शेयर होल्डिंग किसके पास थी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसी ने बेची है ना। कितने परसेंट बेचती? 75%। कंट्रोल क्या चला गया? लूज हो गया, खत्म। अब 25% ये बात याद समझ आती है ना थोड़ी सी? आरिफ और बीबी ने कितने परसेंट खरीदी है? 75%। 25% आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल रहा, इन्फ्लुएंस रहेगा। बोर्ड के अंदर आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बंदे होंगे, ठीक है, बोर्ड के अंदर प्रेजेंटेशन होगी। 25% जो है मेंबर की मीटिंग बुलाओगे। देखो मैंने ये समझा दिया था कि शेयर होल्डर को क्या बोलते हैं? मेंबर्स, यही कहा था ना जी। सो मेंबर्स मौजूद होंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कौन से मेंबर्स होंगे? कोई ना कोई गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए होंगे, राइट, कुछ पोजीशंस होल्ड की होंगी। सो समझाने जा रहा हूं, कंट्रोल चला गया, 51% खत्म हो गया। सो ऐसी एंटिटी जिसके अंदर 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हो, अभी मैं ये नहीं समझा रहा वर्ड, ये जो बोल्ड किए मैं इस पे आता हूं बाद में, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाना। तो गवर्नमेंट कंट्रोल्स 51% शेयर होल्डिंग, तो गवर्नमेंट का दायरा। या दूसरा तरीका, बोर्ड चलाने वाले को एक्वायर कर लो, कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। बोर्ड में लोग किसके बैठेंगे? गवर्नमेंट के। जिस तरह इससे पहले बैठे हुए थे कैमरे पे, पता नहीं ये बातें करना बहुत मुनासिब है कि नहीं, लेकिन इससे पहले पीआईए के, या वैसे बहुत से इदारे हैं, नादरा हो गया, पीआईए हो गया, इवन क्रिकेट में भी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर आपका हेड कौन कर रहा है? लीड कौन कर रहा है? पीआईए का सीईओ कौन था? कभी नहीं पढ़ा? कितने अच्छे बच्चे हो, शरीफ शरीफ। तो तुम्हें तो पाकिस्तान सारा अच्छा लगता होगा। अच्छा चलो, नहीं इससे ज्यादा मैं बस रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स में बोलूंगा, ये ना होना, सेशन भी तो मुकम्मल करना ना, ये ना हो मेरी ट्रेनिंग हो रही हो कहीं पे अगले 4 महीने, ठीक है। सो आपके जो रिटायर्ड जर्नल थे या कर्नल थे, जर्नल थे शायद, मुझे नाम भूल गया उनका, नाम मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, वो लीड कर रहे थे सीईओ, एज अ सीईओ पीआई के, ठीक है। लाइकवाइज नादरा में भी आप जाके, अब ये मैं ऐसे इसलिए बात बोल रहा हूँ, आप गूगल कर सकते हो, ये इजीली वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट, वेरीफाइबल स्टेटमेंट है। सो नादरा हो गया। फिर मैंने पढ़ा कि क्रिकेट में पीसीबी में भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कोई सिक्योरिटी का जो विंग है वो उन्होंने कंट्रोल किया है, ठीक है, इसलिए उन्होंने वो ट्रेनिंग्स भी कराई थी, याद है आपको? सो वो एक अलग बात है, चलो। सो तो समझाना ही चाह रहा हूँ, आपके बहुत से ऐसे अदारे हैं जिसमें बोर्ड की कंपोजिशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सो अगर बोर्ड में कौन बैठेगा और वो डिसाइड करने वाली गवर्नमेंट है, तो ड्राइवर ही जब सारे आपके हैं, तो फिर कार तो वहीं उसी डायरेक्शन में जाएगी ना जिस डायरेक्शन में ड्राइवर साहब चाहेंगे, जिसके हाथ में स्टीयरिंग होगा, राइट। सो यही पॉइंट है कि या तो गवर्नमेंट समटाइम 51% इन्वेस्टमेंट करके कंट्रोल एक्वायर कर लेती है उस इदारे का, या फिर उसकी पूरी कंपोजिशन उसके कंट्रोल में होती है, डायरेक्टर सारे उसके, सीईओ उसका, चलाने वाला उसका, डिसीजन मेकर उसके। तो फिर अदारा तुम्हारा कैसे हुआ? फिर अदारा तो उन्हीं का हुआ। बात समझ आ रही है? आपका एयर स्पेस का अदारा स्पार्को है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग?
जाके उसकी कंपोजिशन देखिएगा, वो भी लीड वहीं से हो रहा है, ठीक है, बड़े बिग ब्रदर्स की तरफ से लीड हो रहा है। तो सारे आधारों में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, अब मुझे समझ ये नहीं आती उनका वहां पे क्या काम है, ठीक है। अभी फिलहाल तो मुझे उस अदारे का समझ नहीं आती कि उस अदारे का काम क्या काम है, ठीक है। हम लोगों को चांद पे जाता देखते हैं, बस हमारा ये काम है, ठीक है, हमने करना कुछ नहीं है उसमें, लेकिन चलो फिर भी। सो ये दो चीज़ें कंट्रोल को डिटरमिन करती है। मेरा ख्याल है ये चीज़ समझ आई है आप लोगों को। अच्छा, इस केस में ना स्टेटस ऑफ द कंपनी इररिलेवेंट हो जाता है, प्राइवेट है पब्लिक है, नाम के साथ जो मर्जी लिखो भाई, जब मैंने कंट्रोल ही कर ली तो जो मर्जी करो, है ही पब्लिक सेक्टर, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। सो नेम से परेशान नहीं होना, फिर उसकी कंपोजिशन या शेयर होल्डिंग ही जब गवर्नमेंट के पास है तो कहानी खत्म। गवर्नमेंट के पास होने के बाद नाम ही प्राइवेट हो सकता है, हो सकता है, मैंने तभी बोला कि हो सकता है आप एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हो, गवर्नमेंट को बड़ी पसंद आई है, नेशनल इंटरेस्ट का नाम लेके हम टेक ओवर कर सकते हैं। बात समझ आई? या आपको, मुझे लगता है कि आप ऐसी चीज कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट की कंट्रोल में होनी चाहिए, से ट्रिकी पार्ट है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो इंडिविजुअल नहीं चलानी चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो मैंने कहा पब्लिक इंटरेस्ट में हमें सब जायज हो जाता। आपकी मोटरवे का इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, आपको क्या लगता है खरीद के बनाया है? नहीं खरीदी है। आई एम सॉरी, मैं ये ना मुझे पकड़ के ले जाएंगे, देखो सारी खरीदी हुई है, खरीदी उन्होंने है। जिस अंदाज से खरीदी है वो लीगल केसेस सारे मैंने पढ़े हुए हैं, ठीक है, जिस अंदाज से उन्होंने खरीदी हैं। सो समझाना ही चाह रहा हूं, क्या हुआ कि ट्रैक बिछना है, आपके 5 एकड़ बीच में आ रहे हैं, ठीक है, आप बेचारे के जो 5 एकड़ के पैसे मिले हैं ना, उसके बाद आपकी अगली 2 नस्लें गुर्बत में जिएंगी। हालांकि आपके 5 एकड़ बेहतरीन किस्म के थे, मे बी मैं कहूँ एग्री लैंड थी, लेकिन गई क्योंकि उस स्ट्रक्चर में आ रही है, नेशनल इंटरेस्ट में टेक ओवर हो जाती है, लेकिन आपको पे किया जाता है डीसी रेट के ऊपर। बट अगर आप ऐसी जगहों पे जाके डीसी रेट देखोगे तो बहुत ना होने के बराबर है ना, मार्केट वैल्यू नहीं मिलती, डीसी रेट मिलता है आपको। बात समझ आई? तो वो ना होने के बराबर होती है, समझ आ रही? तो वो फिर इतनी वैल्यूएबल नहीं रहती, मुआवजा उतना अच्छा नहीं मिलता जिसने जो बेच रहा होता है, ठीक है। सो समझाना ही चाह रहा हूं, आगे भी वापस आ जाते हैं। सो कंट्रोल 51%, तो इसलिए आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया कि फिर ये मैटर नहीं करता आप प्राइवेट से चल रहे हो, जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया तो गवर्नमेंट की हो गई, ठीक है। वो नाम बदले ना बदले वो उनका है, हेडेक है, लेकिन वो हाँ होती पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, PIC बन जाती है वो, ठीक है। ओके, समझ आ रही है बात सबको? और या आपके बोर्ड की पूरी कंपोजिशन उनके हाथ में चली जाए, डायरेक्टर उनके हों, CEO उनके हों। अच्छा, आपने I2B में वर्ड पढ़ा होगा एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। सो मैं इन दोनों को मिलाकर बोल रहा हूं, अभी आपको इतना ही नॉलेज है तो मैं इन दोनों को मिलाकर बोल रहा हूं कि बोर्ड उनका है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन लाइसेंस्ड बाय SECP। आपकी जो NPOs हैं वो भी इसी कैटेगरी में पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के तौर पे फॉल करती हैं, NPOs यानी जो फिलहाल के लिए काम करती है। अच्छा, NPO के केस में प्रॉफिट तो वो भी कमाती हैं, जिस तरह मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर हम अगेंस्ट ना जाएं तो अपनी बॉडी के, तो ICAP क्या है? NPO है। तो मैंने लास्ट टाइम का प्रॉफिट बताया था अराउंड कहीं 60 करोड़ था, तो कमा तो वो भी रहे हैं। और मैं ऐसी NPOs को भी जानता हूं जिनके पास बहुत पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है, उन्होंने वो सारा पैसा उठा के फिक्स डिपॉजिट में रखवा दिया या ट्रेडिंग TDRs ले लिए, बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट आ रहा है वहां से, मार्कअप आ रहा है वहां से, तो कमा तो ये भी रहे हैं। तो फिर आप इनको NPO क्यों बोल रहे हो? या इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, कभी सोचा है या किसी को पता हो? नहीं, ये तो बेसिक ना हुआ ना। मैं कह रहा हूं ये देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन किनको बोलते हैं? प्रॉफिट ओरिएंटेड। भाई ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, कमा तो वो भी रहे हैं, फिर उनका पैसा, अच्छा किसी हद तक आपका आंसर बहुत अच्छा है जी बेटे, बिल्कुल दोनों का आंसर सेम हो गया। तो बेटा NPO के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो ये होती है कि वो अपना प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अपने शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड नहीं दे सकते। जिस तरह तो फिर ICAP का मेंबर मैं भी हूं, आप भी इंशाल्लाह एक दिन आएगा क्वालिफाई करके आप भी मेंबर बन जाओगे, तो क्या फिर सब में बटे पैसा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये NPO का अदारा है, ये पैसा सिर्फ उसी अदारे की ऑब्जेक्टिव क्लॉज के लिए, जैसा इसने कहा उसी काम के लिए जिस काम के लिए वो बने हैं, उसी में स्पेंड होगा, री इन्वेस्ट होगा, या नहीं हुआ तो वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट
नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे रिस्ट्रिक्शन होती है। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी एंड नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। आप पैसा नहीं बांट सकते, ठीक है। सो बहुत से ऐसे एनपीओज यहां पाकिस्तान में मौजूद हैं जो नहीं बांट सकती, इसीलिए फिर पुट्ठे काम करती हैं, ठीक है। इसीलिए एनजीओज जो हैं अक्सर आप देखोगे तो उनके चेयरमैन या उनके प्रेसिडेंट्स जो हैं वो यूजुअली उल्टे काम कर रहे होते हैं फिर, क्योंकि पैसा निकालने का और कोई तरीका लीगली मौजूद नहीं है। बात समझ आ रही है? सो बहुत सी ऐसी एनजीओज को मैं जानता भी हूं जिनके चेयरमैन जो हैं वो अनपढ़ हैं, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल अनपढ़, लेकिन आज वो मर्सिडीज में घूम रहे हैं। स्टार्ट उनका ऐसा नहीं था, बट आज उनका इख्तिताम जो हो रहा है वो इस तरह हो रहा है। भाई कैसे? अगर ईदी साहब आखिर तक वो कैरी डब्बे में, वो एम्बुलेंस में घूमते रहे हैं, अगर कहीं जा भी रहे हैं, तो आप मर्सिडीज में कैसे घूम सकते हो? और अगर आपने वाकई एक एनपीओ चलाई है, एनजीओ चलाई है, जो भी आप कह लो, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन अगर वही चलाई है, पर्पस तो वही है ना, वेलफेयर, तो कहीं ना कहीं तो फिर इसका मतलब है कोई है बीच में एम्बेजलमेंट, ठीक है। सोचनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कंफर्मेशन के साथ, लेकिन यस, आप समझ तो सकते ना, एक सस्पिशन तो रेज हो गया ना कि भाई आप आए थे तो आप बाइक पे थे, आज कंपनी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए एनपीओ को, लेकिन आप मर्सिडीज पे पहुंच गए। और अगर मैं कहता हूं नहीं अदारे ने दी हुई है, तो फिर अदारा बेवकूफ है जो डोनेशंस पे पैसा इकट्ठा करके आपको मर्सिडीज लेके दे रहा है। भाई ये क्या लॉजिक हुआ? तो लॉजिक नहीं समझ आ रहा ना। लॉजिक ये होता है, वो कहते हैं भाई हमारा अदर बिजनेसेस भी हैं। भाई वो आपने अदर बिजनेस कैसे बनाया? वो बनाया ऐसे होता है कि एनपीओ से सारा पैसा निकाला होता है जो एक्सेस होता है, उससे नया बिजनेस खड़ा किया होता है, फिर ये इतनी एहतियात करके कि वो एनपीओ का वो पैसा वापस कर दिया जाता है। भाई लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो प्रिंसिपल एनपीओ का था, तो उससे आने वाला इंटरेस्ट, उससे होने वाला प्रॉफिट भी तो एनपीओ का होगा। ये तो तुम अपने जमीन को खुद धोखा दे रहे हो कि अच्छा ठीक है, नहीं मैंने पैसा लिया था पर मैंने वापस भी तो कर दिया। भाई वो सारा उसका है, वो इन्वेस्टमेंट ही एनपीओ की थी। बात समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं करते लोग, ऐसी मतलब ठीक है, चलो समझ आ गई ना बात की कहाँ एम्बेजलमेंट होती है, इस तरीके से कुछ एम्बेजलमेंट की जाती है। तो ये चीजें पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। अब इसमें एक वर्ड नहीं मैंने समझाया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिफोर कंक्लूडिंग द क्लास ये बस कंक्लूड कर दूं। एक तरीका ये है बेटे कि मैं डायरेक्ट उस अदारे को कंट्रोल कर लूं, उसकी 51% एक्वायर कर लूं, ठीक है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि नहीं ऐसा नहीं, मैं कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करता हूं, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है यहां पे, मैं थोड़ा ऊपर करके लिखूंगा ताकि आप लोगों के लिए विजिबल हो जाए। अगर मैं ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो किसी एक कंपनी को एक्वायर करती है, या कंपनी को ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ है, से फॉर एग्जांपल 100%। 100% का मतलब है ही उसका दायरा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने एक कंपनी एक्वायर की, से कंपनी का नाम रख लो कंपनी ए, और वो 100% एक्वायर्ड है बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके रेलवे है या आपका पीआईए था, ये सारे गवर्नमेंट 100% कंट्रोल थे। अब तो बिक गए ना, लेकिन 100% कंट्रोल थे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर पीआईए का दायरा होता जो कि 100% कंट्रोल है, चलो ये अच्छी एग्जांपल मिल गया हमें, या नाम मिल गया, चलो मैं इसका नाम रख लेता हूं अभी। जब अगर फॉर एग्जांपल पीआईए 100% कंट्रोल था, और ये पीआईए का दायरा बीइंग अ कंपनी इतना अच्छा, इतना फाइनेंशियल स्टेबल होता कि एक और कंपनी में इन्वेस्ट करता, और किसी एयरलाइन कंपनी को, से फॉर एग्जांपल किसी भी एयरलाइन का नाम ले लो बेटे, एमिरेट्स ले लो जी, मैं वैसे बहुत ऊंची छलांग मार ली, लेकिन एमिरेट्स का 60% एक्वायर कर लेता, पीआईए के पास कंट्रोल आ जाता। पीआईए के पास कंट्रोल है 60% पे, 51 पे मिल गया ना कंट्रोल। पीआईए के पास कंट्रोल है, पीआईए कंट्रोल कर सकती है एमिरेट्स को, यस। तो पीआईए को कौन कंट्रोल कर रहा? तो फिर एक ही बात हुई ना, एमिरेट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट कंट्रोल। यार ये बहुत ही, ब्लू तो बिल्कुल ही अजीब नजर आता है। सो ये इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल, कि गवर्नमेंट के एक अदारे को कंट्रोल है, उस अदारे ने आगे कंट्रोल कर लिया, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट कंट्रोल। सो गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो या इनडायरेक्ट कंट्रोल, दोनों सूरतों में अदारा क्या बन गया? पीआईसी। जी बेटे आपका सवाल। पीआईए में 51% कंट्रोल नहीं हो सकता, या 100% डायरेक्ट उसके लिए?
नहीं हो सकता है आपकी, अच्छा वो बड़ा ट्रिकी हो जाना था, फिर बच्चों ने कंफ्यूज हो जाना था, मैं इसलिए मैंने उस तरफ नहीं लेके गया। वो जब मैं शेयर होल्डिंग अच्छे तरीके से समझा दूंगा फिर मैं आऊंगा उस तरफ। बेटे का क्वेश्चन वैलिड है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 51% कंट्रोल करती और पीआईए आगे एमिरेट्स को 60% कंट्रोल करती तो क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल होता? आप आंसर करो। यस 51 पे जब कंट्रोल आ गया तो फिर कंट्रोल आ गया। लेकिन वो डायरेक्ट होगा, वो यस वो डायरेक्ट है, वो तो रहेगा ना। उस बेटे का सवाल था क्या ये वैलिड रहेगा कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कंट्रोल की? यस जी कोई और सवाल? ओके परफेक्टली फाइन, चलो। पीआईए बेटे 100% कंट्रोल करके बैठी हुए। आपके और बहुत से अदारे हैं जैसे रेलवे है, बेशक हमने तबाह कर दिए हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आपकी वो कौन सी मिल है? स्टील मिल, ठीक है। किसी टाइम पे ये भी र्यूमर चल रहा था पीआई, जब लास्ट टाइम पीआईए बिक रही थी तो ये र्यूमर चल रहा था पीआईए ले लो न स्टील मिल मुफ्त दे देंगे साथ में, ठीक है। तो ऐसे हमारे इदारों का हाल है, लेकिन 100% कंट्रोल्ड है वो भी इदारा, ठीक है। आपके रेलवे पाकिस्तान कंट्रोल्ड है बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे आपके मिनिस्टर मिल के तबाह कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर ये एनपीओ लाइसेंस बाय एससीसीपी, बेटा एससीसीपी का अदारा है जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करता है। एनपीओ देखो एक चीज बस बता देता हूँ, एनपीओ बनाना सबसे डिफिकल्ट काम है एज कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। दूसरी कंपनी शायद आप नेम एक्वायर कर लो, नेम में टाइम लगता है, उसके अलावा बाकी कंपनी बनाने में 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लगते हैं। लेकिन एक एनपीओ बनाने के लिए पहले आपको एससीसीपी से मल्टीपल क्राइटेरिया जो फिल करने पड़ते हैं, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया ऑफ द डायरेक्टर्स, कौन लोग होंगे ये एनपीओ चलाने वाले कौन हैं, ये जो चलाने जा रहे हैं क्या इनका अपना एक्सपीरियंस है ऐसा चलाने का कि नहीं चलाने का, तो वो इस उन लोगों का, तो इसे फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, फिर मल्टीपल और चीज़ों पे पहले वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, देन वो कंपनी बनाने की इजाज़त देते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट होता है, इसलिए लाइसेंस आपको आखिर में एससीसीपी से ही मिलता है। बाकी कंपनी के केस में भी तो लाइसेंस एससीसीपी से ही आता है ऑब्वियसली। ठीक है जी, अल्लाह ताला सबको साइंस फरमाए। थैंक यू।